भैया मेरा ये डाउट है कि अभी जो मैंने क्वालिफायर का एग्ज़ाम दिया है, इसका जो रिजल्ट आने वाला है 3 नवंबर को, इसमें अगर मेरा मार्क्स बहुत कम आता है, लेट्स से 10% ही आता है, तो तो कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमको री-अटेम्प्ट देना होगा, जो 3 दिसंबर को है। जो 3 दिसंबर को री-अटेम्प्ट है, क्या उसमें हमको वीक 1 से 4 तक पढ़ना होगा या फिर वीक 1 से 12 तक पूरा कंटेंट आएगा या फिर 9 तक आएगा ऐसा? देखिए, आप जो है जैसे देखो आपका रिजल्ट जो आ रहा है, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा आप पास हो या फेल। या देखो ऐसे तो अभी क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्स शीट, हाँ रिस्पॉन्स शीट आपको भेज भेज दिया गया है, तो उससे भी पता कर सकते हो कि मतलब पास हो या फेल। बट रिजल्ट का वेट करते हैं अपन, रिजल्ट का आने का। तो देखो रिजल्ट जैसे ही आता है आपको पता चलता है आप फेल हो, आपको फेल हो या मतलब वो सारा कुछ दिख जाता है आपको। तो आपके डैशबोर्ड में ही एक ऑप्शन रहता है अप्लाई फॉर, मतलब री अटेम्प्ट के लिए अप्लाई करने का, ठीक है। तो उसका डेट है, एक फिक्स डेट है कि कब से स्टार्ट होना है, या उसके लिए आपको ईमेल आता है कि आपको कब से करना है। आपको हमेशा देखते ही के साथ नहीं कर देना है, आपको प्रॉपर एक बताया जाता है कि आपको इस टाइम से करना है। क्योंकि आप हमेशा कभी भी कर दोगे तो वो हर समय वो विंडो ओपन नहीं रहता, वो डिफरेंट विंडो रहता है, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर डेट होगी। ऐसे तो डेट, एक्सपेक्टेड डेट 8 तारीख है, 8 नवंबर है। बट मे बी इससे पहले भी हो जाए तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई इशू है नहीं। उसके लिए आपको एक मेल आएगा, या तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा या आप खुद आप मेल चेक करते रहोगे तो वो आ जाएगा। तो देखो री अटेम्प्ट में क्या है, री अटेम्प्ट में आपको केवल 2 ही चीज़ काम करना रहता है। री अटेम्प्ट के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपको 2 ही काम करना है, बस 2 काम। एक तो आपको सेंटर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हो वो सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, और दूसरा आपको फ़ी पे करना रहेगा। तो इस तरह से करके आप री अटेम्प्ट करके सारा, मतलब री अटेम्प्ट के लिए सारा कुछ सबमिट कर दोगे तो वो हो जाएगा। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको बस 1 टू 4, ओनली 1 टू 4 कंटेंट पढ़ना है, आसान बस। और उसके लिए एग्जाम, जो एग्जाम का डेट है उस डेट से पहले आपका हॉल टिकट आ जाएगा, उसको लेकर के आपको एग्जाम देने चल जाना बस। और देखो एक डाउट इसमें ये भी है बच्चों का, ये तो फिक्स हो गया कि 1 टू 4 ही जो सिलेबस रहने वाला है 1 टू 4 ही रहने वाला है, ठीक है। और देखो असाइनमेंट किसी का भी सबमिट नहीं करना है। असाइनमेंट आपको अब सबमिट करने की जरूरत ही नहीं है। वीक 5, वीक 6, ये सब जो असाइनमेंट है वो आपके लिए नहीं है। अब कई बच्चे बोलेंगे नहीं मेरे डैशबोर्ड में तो आ रहा है, तो आ रहा है तो आप इग्नोर करो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। आ रहा है तो आप इग्नोर करो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। और जो सिलेबस रहना है 1 टू 4 ही रहना है, और 1 टू 4 का आज आपने जो है असाइनमेंट ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, तो असाइनमेंट में कुछ भी नहीं करना है। हाँ मे बी एक आध मॉक टेस्ट वगैरह आपके लिए आ सकता है, उसके लिए आपको मेल आएगा कि आपके लिए मॉक वगैरह कुछ है। लाइव सेशन भी आप लोगों के लिए स्पेशल रखा जा सकता है, तो उसके लिए मेल्स वगैरह आते हैं, या आप चेक करते रहोगे मेल्स वगैरह, तो उसके लिए अलग से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बट मुझे नहीं लगता कि मॉक्स वगैरह आते होंगे, बट देख लेना, अगर आते हैं तो आप दे लेना, कोई दिक्कत वैसे है नहीं। तो ये रह गया, आपको पढ़ाई के नाम पे क्या करना है, 1 टू 4 वीक ही आपको फिर से। तो पढ़ाई के लिए कुछ आप बोलोगे कि स्पेशल लेक्चर भी आएगा, तो नहीं, स्पेशल लेक्चर वगैरह कुछ नहीं आता। आपको जो मतलब वहां से मिला है, ऑलरेडी पहले से मिल चुका है, वही आपको रिवाइज करना है, वही पढ़ना है, वही सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सारा कुछ सेम ही करना है, वही को करना है, ठीक है। तो ओके। पढ़ाई का तो आपको क्लियर हो गया। और फिर अगर ये दूसरा हाँ नहीं सिनेरियो नहीं, ये रुको लेके रुको चलते हैं। रुको रुको, मैं सारा कुछ बताता हूँ। पढ़ाई का आपको क्लियर हुआ कि नहीं, पढ़ाई का आप बताओ हाँ हाँ। इसके बाद। हाँ, वीक पढ़ाई, 1 से 4 पढ़ना है और असाइनमेंट सबमिट नहीं करना है। असाइनमेंट किसी का भी सबमिट नहीं, कुछ भी नहीं करना है। वीक 5 ओके। वो सबको देखना भी नहीं है। और ओके। 1 टू 4 का ही कंटेंट आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट, अब कई बच्चे बोलेंगे कि हमें जो है, हम जो है केवल एक ही सब्जेक्ट या केवल 2 ही सब्जेक्ट में फेल हुए हैं या पास हुए हैं, मतलब सॉरी फेल हुए हैं, फेल का यहाँ बात करेंगे। कई बच्चे बोलेंगे कि हम जो है केवल एक ही सीटी में ही फेल हुए हैं और बाकी सब में पास हैं। तो हम जो है क्वालिफायर एग्जाम में हैं, किन किन सब्जेक्ट का जो है क्वालिफायर एग्जाम देंगे। तो डियर स्टूडेंट ये डिपेंड करता है आप पे, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब बोलो कि मैं ऐसा क्यों क्यों बोल रहा हूँ कि ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो देखो आईटीएम का रूल है कि आपका जो दोनों एग्जाम को है कंपेयर किया जाएगा, दोनों एग्जाम। जैसे देखो कोई बच्चे होंगे जो फेल हुए होंगे क्वालिफायर एग्जाम में, और री अटेम्प्ट देंगे, री अप्लाई करके, और उसमें भी वो मतलब उसमें अच्छे पास हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे फाइनल स्कोर किसको कैलकुलेट किया जाएगा, तो दोनों स्कोर को कंपेयर किया जाता है। दोनों में जो सबसे बेस्ट स्कोर रहता है उसको ही सेलेक्ट किया जाता है। जैसे देखो अब आपने मैथ का एग्जाम दिया, सपोज कि आपने मैथ के एग्जाम में फेल हो गए हो, तो आप मैथ का एग्जाम फिर से दोगे ना। तो अगर पहले वाले से ज्यादा स्कोर है तो उसको इसको कंसीडर कर दिया जाएगा। लेकिन आप एक एक बात और देखो,
एक बात और सोचो, आपने सीटी का एग्जाम दिया, सीटी में आपके 70 मार्क्स आए, ठीक है? फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी कि आप क्वालिफायर एग्जाम दिए हो सीटी का, तो सीटी का आपने क्वालिफायर एग्जाम दिया और उसमें आपके 70 मार्क्स आए, चलो ठीक है। अब फिर से आपने री अटेम्प्ट के लिए, आप दूसरे सब्जेक्ट में फेल थे, तो आपने फिर से री अटेम्प्ट के लिए अप्लाई किया, फिर से आपने सीटी का एग्जाम दिया, उसमें आपके 80 मार्क्स आ गए, तो आपका जो सीटी का फाइनल स्कोर है वो 80 वाला काउंट किया जाएगा, नॉट कि 70 वाला। समझ रहे हो? हाँ तो हाँ। ये तो आप तो जितने भी बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं कि मतलब कितना एग्जाम का देना है, तो एग्जाम देने के लिए वो आप पे डिपेंड करता है कितने सब्जेक्ट का देना चाहते हो। अगर आप चाहो तो चारों का भी दे सकते हो, आप चाहो तो जो फेल हुए उसको भी दे सकते हो। अब कई बच्चे बोलेंगे कि नहीं हम एक ही सब्जेक्ट का देते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट का आप नहीं दे रहे हो, इसका मतलब उसका स्कोर 0 है, तो ऑलरेडी पहले वाला जो था वो कंसिडर किया जाएगा। तो ये तो सिंपल है क्या जी? हम्म, तो ये नंबर ऑफ कोर्सेज का, कितने कोर्सेज का ये जो है, इसके लिए तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे। हाँ। और देख लो, कई बच्चे ये भी पूछेंगे कि हमें जो है, हमें फॉर्म फिलिंग के टाइम ये फिल करना है, तो ये सब फॉर्म फिलिंग के टाइम फिल करने का कोई ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है? क्योंकि क्योंकि रूल ही उनका ऐसा है, जिसमें बेस्ट ज़्यादा सबसे अच्छा स्कोर रहेगा उसी को कंसीडर किया जाएगा। और ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज चलता है, मैथ का मैथ के साथ कंपेयर किया जाएगा, स्टैट का स्टैट के साथ, सीटी का सीटी के साथ, इंग्लिश का इंग्लिश के साथ। ऐसा नहीं है कि पूरे होल को मिक्स कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का काउंट किया जाता है। तो आपको घबराने की कोई चिंता है, मतलब घबराने की ज़रूरत है नहीं। आपको अगर सीटी में कम नंबर आए हैं या सीटी में आप फेल हुए हो, तो आप केवल सीटी का भी दो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मैं री-अटेम्प्ट में जो है, री-अटेम्प्ट अगर दूँ तो सारे सब्जेक्ट का इम्प्रूव कर लूँ अपना स्कोर, तो आप इम्प्रूव भी कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट के लिए भी दे सकते, मतलब इम्प्रूव भी कर सकते हो। और एक बात और इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहूँगा एक साथ ही साथ, क्या कि आप में से कई बच्चे होंगे जो अपने मार्क्स, मतलब अपने मार्क्स को लेकर के मतलब संतुष्ट नहीं होंगे, सोच रहे होंगे कि मुझे मेरा कम आया, मुझे लाइक पास हो गए बट उनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया, और सोचेंगे कि नहीं हमको जो है फिर से एग्जाम देना है, फिर से क्वालिफायर एग्जाम देना है। तो इसके लिए कोई रूल है नहीं, इसके लिए मतलब इसके लिए है एक रूल है कि आपका जो, जब तक रिजल्ट वैलिड है तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते। आप रिजल्ट जब तक इनवैलिड नहीं होगा, यानी रिजल्ट इनवैलिड कब होता है, 3 टर्म के बाद रिजल्ट जो है इनवैलिड हो जाता है, तो आपको फिर से एग्ज़ाम देने के लिए परमिशन मिलेगा। लेकिन आप सोचोगे कि नहीं, मैं तो अभी क्वालिफायर एग्ज़ाम पास हूँ, बट मेरा मार्क्स उतना अच्छा नहीं आया, फिर भी मैं देना चाहता हूँ फिर से एज़ अ फ्रेश कैंडिडेट, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप पहले उसको, रिजल्ट को इनएक्टिव होगा, उसके बाद होगा। हाँ जी, आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया विशाल जी, पूछिए थोड़ा, देख लीजिए कुछ भी और। ओके। तो हाँ हाँ, मतलब अगर हम चारों सब्जेक्ट में किसी एक में भी फेल हो जाते हैं तो उसी बच्चे को से री अटेम्प्ट देने के लिए बोला जाएगा, यही है ना? हाँ, हाँ, यही है। केवल उसी बच्चे को मिलता है री-अटेम्प्ट का ऑप्शन, और री-अटेम्प्ट में ओके। फ़ी जो है 50% में ही पे करना रहता है, 50% ही फ़ी पे करना रहता है, ये फिक्स है। ओके। और अगर जब मेरा री अटेम्प्ट में 70% से ज़्यादा मार्क्स आ जाता है ओवरऑल चारों सब्जेक्ट को मिला के, हुँ, तो जो जनवरी टर्म में रजिस्ट्रेशन होने वाला है 20 जनवरी से या फिर जब भी हुँ, होगा, हाँ। तो उस टाइम पे हम पूरा फ्रेश पढ़ाई करेंगे और उसके बाद हम 4 सब्जेक्ट मतलब 4 कोर्स एक साथ लेके पढ़ सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसके इसके ऊपर भी बताते हैं। जितने भी बच्चे हैं जो री-अटेम्प्ट देने वाले हैं या देंगे, री-अटेम्प्ट देंगे, तो उनको जो है कोर्स रजिस्ट्रेशन सितंबर में करने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप जो है लेट हो चुके हो, आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, तो सितंबर के बाद कोई कोर्स रजिस्ट्रेशन का कोई ऑप्शन है नहीं। आपने पूरे लाइक मतलब कि सितंबर में ये जो री-अटेम्प्ट आप दोगे, सितंबर वाले बैच में जब री-अटेम्प्ट दोगे, तो जो कोर्स रजिस्ट्रेशन आपका है वो होगा जनवरी में होगा। तो आप इसके लिए आर्गुमेंट नहीं करोगे कि मुझे सितंबर वाले बैच में ही कंटिन्यू करना है और ये सारा कुछ कोर्स रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए आपको क्वालिफायर एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करना पड़ेगा, तब आप कर सकते हो सितंबर में। अदरवाइज़ आपको जो है नेक्स्ट वाले बैच में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और देखो, अब आप बोलोगे कि चलो मेरा तो क्वालिफायर एग्ज़ाम री-अटेम्प्ट में पास हो गया, ठीक है? री-अटेम्प्ट में पास हो गया, तो अब तो मैं कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हूँ। तो हाँ, आप एलिजिबल हो जनवरी बैच में, या जनवरी के बाद जितने वाले नेक्स्ट वाले बैच हैं, या आपके एडमिशन लेटर पे लिखा रहता है कि आप कब-कब मतलब कब-कब आप करा सकते हो, तो जनवरी वाले में आप करोगे। सपोज़ कि आपका 70% से ऊपर नंबर है, तो आप 4 कोर्स के लिए एलिजिबल हो। और अगर आप 70 से कम है, मतलब 50 प्लस है, तो आप 3 कोर्स के लिए, और 50 से नीचे है, 40 प्लस है, तो 2 कोर्स के लिए, अकॉर्डिंग टू लाइक बोल जो मार्कशीट है, लाइक जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? हाँ जी। ओके। तो जब जनवरी का जो पहला जो क्विज 1 होगा या फिर हुँ, जिन बच्चों के लिए वो क्वालिफायर एग्ज़ाम होगा, तो जो क्विज 1 होगा और जो मैंने री अटेम्प्ट में जो दिया है हुँ, क्वालिफायर या फिर क्विज 1 जो भी दिया है री अटेम्प्ट में,
जैसे री अटेम्प्ट में मेरा अगर 70% ओवरऑल मार्क्स आता है और हम्म। जनवरी वाले में मेरा अगर 60% आता है क्विज वन में, तो वहां पे क्या होगा? वो क्विज वन जो जनवरी का उसको मार्क्स को लिया जाएगा या फिर जो री अटेम्प्ट मैंने दिया है सितंबर में उसका मार्क्स को लिया जाएगा सीजीपीए के लिए? ऐसे देखें तो कोई विशेष ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह तो नहीं है कहीं भी स्टूडेंट हैंडबुक में और ये सारा कुछ। बट हमने एक ईमेल पढ़ा था, मे बी मुझे कंफर्म तो नहीं हूँ, बट लिखा हुआ था कि आपके जो बेस्ट स्कोर, सबसे अच्छे स्कोर हैं, उसको जो है कंसीडर किया जाएगा। बट यहाँ पे एक सवाल और आता है कि अगर बेस्ट स्कोर को ही कंसीडर किया जाएगा तो हम जो है क्विज वन जो होने वाला है जनवरी में वो दे ही ना तब। तो डियर स्टूडेंट, मैं तो यही कहूँगा, आप रिस्क मत लो, आप जो है एग्ज़ाम को दे दो, ठीक है? एग्ज़ाम दे दो। और जो उनका जो रूल है, देखो रूल अभी उन्होंने बताया नहीं है, आपको भी पता है कि कहीं वेबसाइट में भी मेंशन नहीं है। और ईमेल वगैरह अगर आता है, जैसे देखो, अगर मैं आपको एक रिसेंट की बात बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वालों स्टूडेंट की बात बताऊं, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाले स्टूडेंट में इस बार सभी स्टूडेंट को मेल किया गया था कि अगर आप री अटेम्प्ट से पास हुए हो या मतलब हुए हो तो आपका जो है कंसीडर किया जाएगा। री अटेम्प्ट का स्कोर है जो क्विज वन स्कोर के रूप में कंसीडर किया जाएगा, असाइनमेंट स्कोर जो है सारा कुछ कंसीडर किया जाएगा। बट डेटा साइंस में अभी तक इस तरह का कोई मेल नहीं आया है। अगर आपको आएगा या आए तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है तो हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि वेस्ट स्कोर ही काउंट किया जाता है। बट मैं यही मेरा मानना यही है कि आप जो है एग्जाम को मत छोड़ो, एग्जाम जितने भी आ रहे हैं वो सारे दे दो। अगर अगर बाई चांस, बाई मिस्टेक या किसी रीजन के कारण छूट रहा है तो वो बात अलग है, बट आपके पास टाइम है, सारा कुछ है, तो आप दे दो, क्योंकि रिस्क मत लो। मैं यही कहूंगा। और देखो, अब कई बच्चे बोलेंगे कि नहीं हम क्विज वन नहीं देंगे, क्विज टू देंगे, तो देखो डियर स्टूडेंट, आप दो, कोई दिक्कत नहीं। बट क्विज वन में जो स्कोर आता है ना वो क्विज टू में नहीं आ पाता है। क्विज वन से बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्विज टू, ठीक है? तो क्विज वन देना ही चाहिए। और देखो, अगर आपको री अटेम्प्ट देना पड़ रहा है, आप अगर री अटेम्प्ट में पास हो रहे हो तो डियर स्टूडेंट आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी तो नहीं रही होगी, तो आपको फिर से क्विज वन इसलिए देना चाहिए कि एक बार रिवीजन हो जाए, सारा कुछ एक बार अच्छे से हो जाए। तो मुझे तो यही लगता है कि आपको क्विज वन देना चाहिए। और रही बात कि किसका स्कोर लिया जाएगा, तो बेस्ट स्कोर ही मेल में लिखा हुआ था, बट ये नहीं था कि अगर नहीं स्टूडेंट देते हैं तब बेस्ट स्कोर लिया जाएगा या नहीं। इसके ऊपर मैं कंफ्यूज हूँ। और देखो, अगर सपोज करो बाई चांस आपने क्विज वन नहीं दिया जो जनवरी में होना है, री अटेम्प्ट वालों के लिए बात कर रहा हूँ, क्विज वन नहीं दिया और बाई मिस्टेक क्विज टू भी छूट जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन टर्म एग्जाम देने दिया जाएगा। क्योंकि इन टर्म एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी में एक एलिजिबिलिटी ये भी है कि दोनों क्विज में से कोई एक क्विज आप अटेंड किए हों। तो आप रिस्क मत लो, मैं तो यही कहूँगा। बट अब आगे आपकी मर्जी, आप थोड़ा सा वेट करो। सपोर्ट टीम वगैरह आपको अगर मेल करती है कि आपका जो स्कोर काउंट किया जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसा मेल आया नहीं है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का ऐसा मेल आया था, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वालों का, तो उनके लिए तो मैं श्योर हूँ उनके लिए। बट इस बार देखते हैं, हर एक बार देखो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं, लाइक ये लोग चेंज करते रहते हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मैं भी कुछ खुल के बता नहीं पा रहा हूँ, बट थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा इस पे है कन्फ्यूजन, बट देखता हूँ, क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, जल्द ही क्लियर कर लूँगा। चलो ठीक है, आगे बोलो, आगे बताइए जी। अच्छा, जो बच्चा कोर्स के लिए रजिस्टर करेगा उसको क्विज टू देने के लिए मौका मिलेगा ना? हाँ जी, जो या फिर बच्चा वो कोर्स में रजिस्टर करेगा वही क्विज टू देगा। बट देखो, लेकिन आप एक बार री अटेम्प्ट में पास हो चुके हो, तो जब भी आप ये कोर्स में कंटिन्यू करना चाहोगे तो कोर्स रजिस्टर ही एक प्रोसेस है जिससे आप कोर्स को कंटिन्यू कर पाओगे, अदरवाइज कोई प्रोसेस है नहीं। और वंस आप कोर्स रजिस्टर कर लेते हो तो आपको सारा कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके। अच्छा, ये जो मेरा एक और डाउट है, ये हाँ जी, टाइम के बोलिए। ड्यूरेशन के लिए, जैसे कि कल कल वेंसडे है, कल वेंसडे हाँ। को सारा जितना भी असाइनमेंट है उसका डेडलाइन है, हाँ जी। ठीक है? हाँ। और रिजल्ट आना है 3 नवंबर को। हाँ। और अगर जिस बच्चे को पता है कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया है और मुझे री अटेम्प्ट देना ही पड़ेगा, हाँ। उस बच्चे को क्या करना है? वो क्या हम्म, असाइनमेंट सबमिट करे कि ना करे? क्योंकि अगर ये अगर टेस्ट देखो, के लिए तो अगर काफी टाइम है, 8 नवंबर को डेट दिया उन्होंने, तो इतने देखो क्या करना अगर है? अगर अगर वो बच्चा 100% श्योर है कि मेरा एकदम फेल नहीं फिक्स है, अगर वो हम्म, 100% श्योर है तो वो असाइनमेंट को नहीं करे, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर उसको 10% या 1% भी चांस लगता है कि हम पास हो जाएंगे, तो उनको हाँ। करना चाहिए, उनको करना चाहिए, बस यही है।
फेल है तो कोई दिक्कत अच्छा। नहीं, फेल है तो कोई दिक्कत नहीं, उनको रीअटेम्प्ट देना है तो उनको जरूरत ही नहीं है। बट 1% का 0.1% भी चांस लगता है कि नहीं हम पास हो जाएंगे, तो उनको करना चाहिए। वीक 5 एक भी असाइनमेंट उनको नहीं छोड़ना चाहिए। देखो असाइनमेंट स्कोर का 10% जो टोटल स्कोर है, एवरेज स्कोर, उसका 10% काउंट होता है, और एलिजिबिलिटी भी तो है। इन टर्म एग्जाम में उसका एलिजिबिलिटी भी तो चेक किया जाता है ना। तो असाइनमेंट स्कोर, असाइनमेंट को मत आप छोड़ो, ऐसे मत देखो। असाइनमेंट स्कोर इज इम्पोर्टेंट है ना, उसका 10% डायरेक्टली आपका ऐड हो रहा है टोटल स्कोर में। ओके ओके। हाँ जी, आगे पूछिए। हाँ हाँ। तो जैसे थर्ड, सॉरी, मतलब कल तक सारा असाइनमेंट अगर हम सबमिट कर देते हैं और केस ये लेते हैं कि हम पास हो जाएंगे क्वालिफायर में हम, और हम कोर्स रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 ही कोर्स को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। जैसे हम मैथ्स 1 स्टार्ट करना चाहते हैं और इंग्लिश 1। तो जब मैथ्स 1 और इंग्लिश 1 जब मेरा दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, हाँ जी। फिर जो नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होगा जनवरी में, वहां पे हम स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स और सिटी लेके अगर पढ़ना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हमको कहाँ से स्टार्ट करना होगा? वीक 1 से स्टार्ट करना होगा ये मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और सिटी का, या फिर वीक 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा? ये भी एक बार बता नहीं, देते। नहीं, आपको वीक 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे देखो अभी आप मैथ और इंग्लिश ले रहे हो, तो ये वाला अभी प्रेजेंट करंट टर्म में, तो ये कंप्लीट होना है दिसंबर तक, ठीक है। हाँ और देखो ये दिसंबर तक कंप्लीट होना है। जैसे ही जनवरी में आप कोर्स रजिस्टर करोगे, सपोज करो कि आपने किया स्टार्ट 1 किया, मैथ 2 किया और सीटी किया, ठीक है। ये तीनों कोर्स हाँ आपने करा, और इन तीनों हाँ कोर्स को करने के लिए आपको आपका जो सीसीसी है वो ओवरऑल 3 होना चाहिए, या 3 प्लस होना चाहिए। हाँ। तो सीसीसी कैसे डिसाइड होता है? सीसीसी नंबर के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है, आपके टोटल स्कोर, फाइनल स्कोर के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है, ठीक है। तो वो भी इसी के आसपास है, 70 प्लस है, 70 के आसपास है, तो आपका सीसीसी 4 रहेगा ही रहेगा। और भी देखते हैं, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, तो सीसीसी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ओवरऑल जो है अपना फोकस मार्क्स के ऊपर ही रखना है, मार्क्स अच्छे रहेंगे तो सारा कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये रह गया। तो आप जैसे ही 3 कोर्स से रजिस्टर करते हो, तो आपको फिर से वीक 1 से सारा कुछ करना पड़ेगा। वीक 1 से असाइनमेंट और ये सारा कुछ, मॉक क्विज, ये सब सारा कुछ वीक 1 से करना होगा। ओके। और अगर 1% अगर ऐसा चांस बनता है कि जो बच्चा क्वालिफायर में भी फेल हो गया, रीअटेम्प्ट उसने सबमिट किया, रीअटेम्प्ट में फेल हो गया, तब क्या वो बच्चा जनवरी में एज अ टोटली फ्रेश कैंडिडेट रजिस्टर कर सकता है कि नहीं हाँ, इस हाँ, केस में? टोटली वो करेगा, वो हाँ, उसका वही ऑप्शन ही है, वो टोटली फ्रेश कैंडिडेट, वो पूरा जो फुल फी है वो पे करके फिर से करेगा, फिर से क्वालिफायर एग्जाम देगा, फिर से कंटिन्यू। मेरे पास एक ऐसा बच्चा है जो 6 बार वो फेल हो चुका है। 6 बार फेल हो चुका है, पता नहीं अभी वो पास हुआ है कि नहीं। हाल ही में बात हुआ था, बोला 6 बार हो चुका हूँ। अभी तक पता नहीं पास हुआ है कि नहीं। अगर वो वीडियो देखेगा तो मुझे मैसेज जरूर करेगा। 6 बार फेल हो चुका है बच्चा। देखो ऐसे 6 बार हुआ ना, फर्स्ट बार दिया, फेल हुआ, फिर से हाँ। रीअटेम्प्ट दिया, फिर फेल हुआ, फिर से पूरा फिल फॉर्म भी फिल किया, फिर फेल हुआ, फिर से रीअटेम्प्ट दिया, फिर फेल हुआ। साला फेल ही हो रहा है। एग्जाम नहीं हो गया, क्या हो गया, बार बार फेल ही हो रहा है। गजब है हाल उसका। लेकिन गजब बच्चे रहते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। मतलब मतलब इस केस में वो जनवरी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता हाँ, है, हाँ, रजिस्ट्रेशन। हाँ, हाँ, अच्छा। हाँ। देखो लेकिन इसमें भी एक है, एक ट्विस्ट है। अगर आप हाँ क्या है? सेम ईमेल आईडी और सारा कुछ सेम नंबर रखना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना रहता है, आपको बस पेमेंट करना रहता है और सेंटर सुनना रहता है बस। आपका जो सारा डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड रहता है उस टाइम के लिए। तो आप अच्छा। सारा कुछ अगर सेम यूज़ कर रहे हो, तो आपको बस लॉगिन करना है, आपके डैशबोर्ड में जाना है, अप्लाई फॉर क्वालिफायर एग्जाम पे क्लिक करना है, सिटी चुनना है, पेमेंट कर देना है, बस यही दो काम करना है। अच्छा, तो आप ऐसे बच्चे को क्या सजेस्ट करोगे जो अभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए? तो क्या उसको अपना रीअटेम्प्ट में फेल हो जाना चाहिए और एज अ फ्रेश कैंडिडेट स्टार्ट करना चाहिए, या फिर अभी से नहीं, 2 कोर्स लेके नहीं, पढ़ना नहीं, चाहिए? नहीं। अगर देखो 2 टाइप के बच्चे हैं ना। एक तो वैसे बच्चे हैं जिनका कम मार्क्स आया है, ठीक है। एक हाँ वैसे बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं। तो पहले फेल होने वाले बच्चे को देख लेते हैं। तो जितने भी बच्चे फेल हुए हैं, तो उनको तो मैं यही कहूँगा अपना 100% दे करके रीअटेम्प्ट निकाल लो, क्योंकि रीअटेम्प्ट में फ़ी जो है 50% रिड्यूस हो जा रहा है। और अगर आप रीअटेम्प्ट नहीं निकालते हो, तो आपको फिर से फुल फ़ी पे करके आपको करना पड़ेगा। तो और फिर से वीक 1 से पढ़ना ही पड़ेगा।
टाइम आपका लगेगा ही, टाइम भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। लेकिन अभी आपके पास टाइम भी कम लगेगा, अभी आप अगर री-अटेम्प्ट में पूरा मेहनत कर लेते हो, क्योंकि टाइम देखो उतना ही मिल रहा है, अभी से है, अभी लाइक दिसंबर में एग्ज़ाम है, 3 दिसंबर में है, तो 1 महीने तो टाइम मिल ही रहा है। और आपका सब सारा कुछ पढ़ा हुआ भी है, तो रिवाइज़ भी जल्दी हो जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन है। और हो सके तो आप एक ही सब्जेक्ट में या 2 ही सब्जेक्ट में फेल हुए होगे, तो मेहनत भी कम है। तो मैं तो सारे बच्चों से यही बोलूँगा कि आप जो है पूरा मेहनत करके री-अटेम्प्ट निकाल लो, पैसे भी बच रहे हैं, आपके टाइम भी बच रहे हैं, और जनवरी से आप कोर्स को कंटिन्यू भी कर सकोगे। लेकिन अगर आप जब फ्रेश कैंडिडेट रजिस्टर करते हो री-अटेम्प्ट में पास ना हो करके या री-अटेम्प्ट को छोड़ करके, तो आपको फिर से डबल पैसे भी लग जाए हैं, मेहनत भी लगेंगे, और कहीं बाई मिस्टेक अगर उस टाइम भी फेल होते हो, तो फिर से आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है? और देखो दूसरे टाइप के बच्चे ये कि कम नंबर आ रहा है, ठीक है? कम नंबर आ रहा है, तो हम उन बच्चों को यही बोलना चाहेंगे, कम नंबर आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप मत घबराओ। आप क्या करो ना, आपको आपके पास 4 कोर्सेज़ थे, दैट्स व्हाई आपके कम नंबर आए। आप 2 कोर्सेज़ लेकर के करो और एकदम पूरा अच्छे से मेहनत करो 2 कोर्स पे। क्विज़ 2 आ रहा है, क्विज़ 2 में आप क्विज़ 1 से ज़्यादा मार्क्स लाने की प्रयास करो। आ जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं आएगा, आप मेहनत बस करो, 2 कोर्स लेकर के ही करो। देखो कोर्स ये यहाँ सिलेक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप अगर ज़्यादा ले लोगे, ऐसे तो लेने नहीं दिया जाएगा, बट बाई चांस अगर मिल जा रहा है चांस, तो आप ज़्यादा ले लोगे, तो आपका जो है वो हो गया, एल लग जाएगा, ठीक है? तो मैं वही बोलूँगा कि आप 2 कोर्स लेकर के करो, जो भी एक देखो, एक डिफ़िकल्ट के साथ एक ईज़ी वाला रखना, ऐसा है। अगर किन्हीं बच्चों का मैथ डिफ़िकल्ट है, तो वो मैथ के साथ अंग्रेजी रखें, क्योंकि मैथ में पढ़ना है, बट अंग्रेजी में उतना ज़्यादा है नहीं, तो मैथ के साथ अंग्रेजी रखें। और देख लेंगे ना अपने अकॉर्डिंग, एक डिफिकल्ट और एक ईजी रख लेते हैं। तो और क्विज 2 में आप अच्छा स्कोर कर लोगे ना, आपको क्विज 2 में अच्छा स्कोर आपने कर लिया, इन टर्म में आपका डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा, और आपका ओवरऑल सीजीपीए 8+ हो जाएगा, ये गारंटी के साथ है। ओके। तो और क्या चाहिए बच्चों को? और जी, और भी कुछ पूछना है, बताइए। अच्छा, ये जो सीजीपीए जो कैलकुलेट होता है, क्या हाँ। वो हर टर्म में कैलकुलेट होता है, या फिर जैसे फाउंडेशन हो गया तब कैलकुलेट हो गया मेन सीजीपीए, जब डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा तब मिलेगा पूरा फुल सीजीपीए, या हर फिर टर्म में जो भी कैलकुलेट 4? हो, हर टर्म में कैलकुलेट होकर आपको ओवरऑल मिलता है। जैसे अभी मान लिया सीजीपीए 8 है, और हाँ। आपने नेक्स्ट टर्म में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो आपका डाउन हो जाएगा, 8 से 6 हो जाएगा। अगर आपका नेक्स्ट टर्म में भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो आपका 8 से 9 हाँ। हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा, ऐसे होता है अच्छा। ओवरऑल। और जो मार्कशीट मिलता है, जो मार्कशीट आपको मिलता है, उसमें बताया जाता है कि हाँ। आपका इस टर्म में कितना था और इस टर्म में कितना रहने वाला रहा है। अच्छा, मतलब जो फाउंडेशन का जो डिग्री मिलेगा उस पे जो सीजीपीए लिखा रहेगा वो, हाँ, वो मतलब उस डिग्री पे सीजीपीए रहता ही नहीं है, मार्कशीट अच्छा, पे रहता डिग्री है। पे सीजीपीए नहीं रहता है? अच्छा नहीं अच्छा, रहता, सॉरी, हाँ। मेरे को मिला मार्क्स नहीं तो कभी पता ही नहीं है। नहीं, मार्कशीट ओके ओके। मार्कशीट पे पूरे अच्छे तरीके से रहता है, आपने कितना कोर्स कंप्लीट किया, क्या कितने नंबर्स आए, कितना सीजीपीए रहा, सारा कुछ रहता है। और वो डॉक्यूमेंट्स वो डाउनलोड वाले सेक्शन में मिल जाता है आपको, वहाँ पे जाओगे तो। अच्छा, तो ओवरऑल मैटर क्या करता है, जो मेन सीजीपीए रहता है हर फाउंडेशन और डिप्लोमा का, या फिर जो नहीं, ओवरऑल ओवरऑल वो लोग ओवरऑल देखते हैं ना, कोई भी देखता है तो ओवरऑल देखता है, कोई भी देखता है तो अच्छा ओवरऑल। देखो ओवरऑल। ये लोग सीजीपीए जो टर्म बाई टर्म देते हैं कि इस टर्म में कितना रहा और इस टर्म में कितना रहा और सबको मिला करके कितना रहा। तो टर्म बाई टर्म सीजीपीए कोई नहीं देखता, टर्म बाई टर्म सीजीपीए बहुत कम ही लोग देखते हैं, या जो लोग जानते होंगे वो देखते होंगे। बट जो जो फाइनल सीजीपी, जो भी कोई भी लोग पूछता है, तो वो पूछता है फाइनल सीजीपीए अभी तक का कितना रहा आपका। तो ऐसे रहता है ना, फर्स्ट टर्म में अगर आपका 7 है, सेकंड टर्म में आपने और हाँ अच्छा मेहनत किया तो आपका 8 हो गया, अगर आपने थर्ड टर्म में हाँ मेहनत नहीं किया तो उससे घट करके 5 हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलता है ओवरऑल। हाँ। अब उनका कैलकुलेट करने का कुछ रूल्स है, बट वो थोड़ा सा एनालाइज देखना पड़ेगा क्या किस तरह से है जो। बट हमें अभी ध्यान है नहीं किस तरह से है, तो बता देता नहीं तो। चलिए और पूछिए, कुछ और पूछना है? नहीं, अब तो अच्छा सर, ये मैंने पूछा है कि नहीं, मैं फिर लास्ट में पूछता हूँ। हाँ, जैसे पूछ अभी लीजिए, मैं कोई अगर दिक्कत। क्या? मैथ्स वन और इंग्लिश वन लेके पढ़ाई करता हूँ, हाँ जी, तो अभी जो नया जो कोर्स रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ पे मैं वीक 5 से स्टार्ट करूंगा ना पूरा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्टार्ट क्या, और कंटिन्यू तो वीक, आपका चल ही रहा है, अभी तो हाँ कंटिन्यू हाँ, चल ही रहा है, मतलब हाँ, स्टार्ट क्या करोगे? वो कंटिन्यू करेंगे, वीक 5 से लेके वीक 9 तक हम अपना क्विज 2 देंगे, फिर वीक वीक उसी का। नहीं, क्विज टू का सिलेबस है 1 to 8। अच्छा, 1 to 8, और फिर जो एंड टर्म देंगे वहाँ पे वीक 12 तक रहता है ना सर? हाँ, 1 to 12। हाँ, तो मतलब इंग्लिश और मैथ्स का मेरा जो एंड टर्म का एग्जाम होगा वो वीक 1 से 12 12। तक रहेगा। हम्म। हाँ, और फिर जब मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में जब मतलब नेक्स्ट टर्म में जब रजिस्ट्रेशन करूंगा दूसरे मैथ्स 2 के लिए और स्टैटिस्टिक्स 1 और सीटी के लिए,
जब उस टाइम हम वीक 1 से लेके जो मेरे को एंड टर्म देना होगा, वहां पे हम वीक 1 से लेके वीक 12 तक पढ़ाई करेंगे ना। हाँ जी। अच्छा। या तो देखो मुझे एक बात और ऐड करनी इसमें है, या तो आप ऐसा भी हाँ कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो इस टर्म में ना एक काम और कर सकते हो, हम मुझे अभी ध्यान आया और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस टर्म में आप उन हाँ सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो जो आपके बहुत अच्छे थे, आपके अच्छे मार्क्स स्कोर आए हैं, क्योंकि देखो आपके अच्छे स्कोर आए हैं तो ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा, और जैसे ही आप नेक्स्ट टर्म हाँ में उन सब्जेक्ट को रखोगे जिनमें आपके खराब मार्क्स हैं, तो आपको फिर से स्टार्टिंग से पढ़ने का मौका मिल जाएगा, स्टार्टिंग से पढ़ने का मौका मिलेगा ना, तो आप जो है उसको फिर से हाँ अच्छा कर सकते हो क्या। हाँ हाँ, ये भी है। ये भी है ना, तो ये मुझे अभी हाँ याद हाँ आया, अभी ध्यान ही आया, और हम मुझे लगता है ये हाँ, सेशन क्योंकि जो वीक कंप्लीट 1 देखेगा से ना स्टार्ट बच्चा। करेंगे तो, हाँ वीक हम्म। 1 से स्टार्ट करेंगे तो पूरा चांस रहेगा कि हम फिर से सब चीज समझ पाए। हाँ ये हाँ, भी तो है। आप ऐसा भी करो, आपके जो 2 ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करो या 2 या 3 जो भी जो जिसमें आपके सबसे अच्छे हाँ स्कोर थे, अच्छे स्कोर रहे हैं, और उस सब्जेक्ट को नेक्स्ट टर्म के लिए रखो जो जिसमें आपके खराब स्कोर रहे हैं। हाँ तो ऐसा करोगे तो ये ऐसा भी है एकदम, मतलब ऑप्शन, अरे देख बोला हमने आपको बताया ना, मेरे पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, सारे ए टू जेड। आप जिस पोजीशन पे रहो, जिस पोजीशन पे रहो, सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं कि यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या करना चाहिए, बट हाँ डिसीजन मेकिंग आप ही को बनना होगा, आप ही को डिसीजन लेना होगा। ठीक है, फिर अभी ओके। वीक 5 का जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं और हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल रिजल्ट का बिल्कुल। वेट करते हैं 3 को। बिल्कुल बिल्कुल। एंड हमें हमें भी अभी जाना है, अभी एक काम पे जाना है, लाइक एक काम दूसरा काम करना है, तो अभी निकल रहा हूँ क्योंकि 6 बज गया। अभी दूसरे की जगह जाना है, चलिए ठीक है, मिलते हैं, ओके, थैंक यू।